तो प्यारे बच्चों, आपके अपने YouTube चैनल टारगेट बोर्ड में एक बार फिर से आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। तो जैसा कि हम आपको बोले थे कि अब आप लोग की तैयारी जो हम कराएंगे, जो प्रैक्टिस कराएंगे, वह इसी मॉडल सेट से कराएंगे। इस मॉडल पेपर के बारे में हम आपको पूरी जानकारी दे दिए थे, इसके बारे में हम आपको विस्तार से बता दिए थे। इस मॉडल पेपर में हर एक सब्जेक्ट का 5-5 सेट दिया हुआ है, जिसमें कि सेम न्यू पैटर्न पर यह आधारित है। जिस प्रकार से बिहार बोर्ड ने अपना मॉडल पेपर जारी किया, हर एक सब्जेक्ट में 100 क्वेश्चन और साइंस और सोशल साइंस में 80-80 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, तो सेम उसी पैटर्न पर यह मॉडल सेट आधारित है, जिसमें कि बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण प्रश्न दिए गए हैं। बहुत ही ज़बरदस्त मॉडल पेपर है। अब आप लोग की तैयारी हम इसी से कराएंगे और आज से शुरू करेंगे। तो देखिए, जो सबसे पहला सेट हम आपको बताएंगे वह सामाजिक विज्ञान यानी कि सोशल साइंस का कराएंगे, क्योंकि सबसे पहला सेट इसमें दिया गया है मॉडल पेपर में सामाजिक विज्ञान का ही। तो आज हम आपको सामाजिक विज्ञान का ही क्वेश्चन का रिवाइज कराएंगे। सामाजिक विज्ञान के मॉडल सेट संख्या 1 को बताएंगे, लेकिन इसके पहले हम आपको जानकारी दे देते हैं कि इसमें कुल 80 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है। सोशल साइंस और साइंस में जैसा कि आप लोग जानते हैं कि 80 क्वेश्चन है, लेकिन हम आपको इस वीडियो में 40 क्वेश्चन को बताएंगे, जो कि 6:30 बजे वाला क्लास चलता है। 6:30 में जो अभी शुरू हुआ है, इसमें हम आपको 40 क्वेश्चन बताएंगे और जस्ट इसके 1.5 घंटे के बाद यानी 8 बजे एक और मॉडल पेपर वाला क्लास चलेगा, जिसमें कि आपको 40 से 80 क्वेश्चन तक हम बताएंगे। तो आज के बाद से मॉडल पेपर का 2 क्लास चलेगा, एक शाम में 6:30 बजे, एक रात में 8 बजे। तो आप लोग दोनों क्लास में जरूर अटेंड कर लीजिएगा। अगर एक दिन में हम लोग एक मॉडल पेपर करेंगे तो एक मॉडल पेपर में चाहे 80 क्वेश्चन रहे या फिर 100 क्वेश्चन रहे, उसमें आधा हम लोग कर लेंगे 6:30 बजे और आधा जो बाकी शेष बच जाएगा उसको हम लोग 8 बजे पूरा कर लेंगे। तो एक दिन में एक मॉडल सेट कंप्लीट हो जाएगा। तो अभी वाला क्लास आप लोग कंप्लीट कर ही लीजिए, जिसमें हम आपको पहले क्वेश्चन से लेकर के 40 क्वेश्चन तक बताएंगे, और 8 बजे वाला क्लास भी कर लीजिएगा, जिसमें 40 से लेकर के 80 क्वेश्चन तक बताएंगे और सारे क्वेश्चन बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण होंगे। तो चलिए हम लोग आज सोशल साइंस के मॉडल पेपर संख्या 1 को देखेंगे। तो चलिए हम लोग बारी बारी से एक एक क्वेश्चन को देखते हैं। तो यदि आप लोग चैनल पर नए हैं, पहली बार चैनल को देख रहे हैं, पहली बार वीडियो देख रहे हैं, तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा और साथ में बेल आइकन दबा करके नोटिफिकेशन को ऑल कर लीजिएगा, ताकि आने वाले सभी वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलते रहे। तो चलिए सबसे पहले नंबर से हम लोग देखेंगे कि हिंद चीन में कौन सा राष्ट्र शामिल नहीं है। बताइए पहला का कौन सा ऑप्शन सही होगा? हिंद चीन में कौन सा राष्ट्र शामिल नहीं है? तो ध्यान रखिएगा, पहला का सी नंबर ऑप्शन सही होगा कि हिंद चीन में चीन शामिल नहीं है। पहला का सी नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा। दूसरा नंबर क्वेश्चन है कि वियना कांग्रेस कब हुआ था? ठीक है, वियना कांग्रेस कब हुआ था? बताइए दूसरा का कौन सा ऑप्शन सही होगा? तो ध्यान रखिएगा, वियना कांग्रेस 1815 ईस्वी में शुरू हुआ था। दूसरा का ए नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा। आप लोग नीचे लाइव चैट या कमेंट में एक एक क्वेश्चन का आंसर मेरे साथ साथ बताते चलिएगा, हम आपको टाइम देंगे। चलिए तीसरा नंबर क्वेश्चन, भारत में गद्दार पार्टी की स्थापना किसने की? बताइए तीसरा का कौन सा ऑप्शन सही होगा? सारे क्वेश्चन इसमें महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। 1-2 क्वेश्चन का आंसर इसमें गलत दिया है, जब हम आपको बताएंगे तो उसका आंसर सही करके हम आपको बता देंगे, और कोशिश करेंगे कि जो इसका PDF हम अपने टेलीग्राम के स्टडी ग्रुप में देंगे, जो कि नेक्स्ट डे 10 बजे तक आपको हम टेलीग्राम ग्रुप में इसका PDF डाल देंगे, उसमें हम आंसर सही करके डालेंगे। तो जो भी लोग हमारे टेलीग्राम ग्रुप में नहीं जुड़े हैं, तो डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा, आप लोग जरूर देख लीजिएगा, या फिर हम आपको कमेंट में भी उसका लिंक दे देंगे, आप लोग जरूर जुड़ जाइएगा। कमेंट बॉक्स में हम उसका नीचे लिंक दे देंगे। चलिए तीसरा नंबर क्वेश्चन है कि भारत में गद्दार पार्टी की स्थापना किसने की? बताइए भारत में गद्दार पार्टी की स्थापना किसने की? ऑप्शन है गुरदयाल सिंह की, चंद्रशेखर आजाद की, लाला हरदयाल की, सोहन सिंह भाखना। बताइए तीसरा का कौन सा ऑप्शन सही होगा? तो ध्यान रखिएगा, गद्दार पार्टी की स्थापना लाला हरदयाल ने किया था। तीसरा का सी नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा। चौथा नंबर क्वेश्चन, द्वितीय महायुद्ध के बाद यूरोप में किस संस्था का उदय आर्थिक दुष्प्रभावों को समाप्त करने के लिए हुआ? ठीक है, द्वितीय महायुद्ध के बाद, जब द्वितीय विश्व युद्ध हुआ था, उसके बाद यूरोप में किस संस्था का उदय आर्थिक दुष्प्रभावों को समाप्त करने के लिए हुआ था? चौथा का कौन सा ऑप्शन सही होगा? तो आप लोग ध्यान रखिएगा, यूरोपीय संघ का उदय हुआ था आर्थिक दुष्प्रभावों को समाप्त करने के लिए। चौथा का डी नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा। जो भी स्टूडेंट यह वाला मॉडल पेपर खरीद लिए हैं तब तो अच्छी बात है, अगर नहीं खरीदे हैं तो चिंता की कोई बात नहीं है। सारे मॉडल सेट का PDF हम धीरे धीरे करके टेलीग्राम ग्रुप में डालते रहेंगे। अब चलिए पांचवा नंबर क्वेश्चन, नरोत्तम सिंहानु किस देश के शासक थे? नरोत्तम सिंहानु किस देश के शासक थे? बताइए पांचवा का कौन सा ऑप्शन सही होगा? वियतनाम के थे कि लाओस के थे कि थाईलैंड के थे कि कंबोडिया के थे? तो ध्यान रखिएगा, पांचवा का डी नंबर ऑप्शन सही होगा कि नरोत्तम सिंहानु कंबोडिया के शासक थे। पांचवा का डी नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा। अब छठा नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि वाष्प चालित इंजन का आविष्कार किसने किया था? बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण प्रश्न है, इसलिए आप लोग एक एक क्वेश्चन को जरूर देखिएगा, वीडियो को शुरू से लेकर के अंत तक जरूर देखिएगा। वाष्प चालित इंजन का आविष्कार किसने किया था? तो आप सभी लोगों को पता होगा कि वाष्प चालित इंजन का आविष्कार जेम्स वाट ने किया था। छठा का बी नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा। चलिए सातवां नंबर क्वेश्चन कर रहा है कि टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी की स्थापना कब की गई?
टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी की स्थापना कब की गई? सातवां का कौन सा ऑप्शन सही होगा? तो ध्यान रखिएगा 1907 ईस्वी में। सातवां का बी नंबर ऑप्शन सही होगा। टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी की स्थापना 1907 ईस्वी में हुआ था। चलिए 8वां नंबर क्वेश्चन, गोलघर कहाँ स्थित है? बहुत ही ज्यादा आसान क्वेश्चन है, लगभग सभी लोग इसका आंसर जानते होंगे कि गोलघर पटना में स्थित है। शायद बहुत सारे लोग गए भी होंगे। 8वां का बी नंबर ऑप्शन सही होगा। गोलघर कहाँ स्थित है? तो पटना में स्थित है। चलिए आप लोग बताइएगा जरूर कि कौन कौन गोलघर को देखे हैं पटना में, जरूर नीचे कमेंट में हमें बताइएगा। चलिए 9वां नंबर क्वेश्चन, किस अमेरिकी राष्ट्रपति ने न्यू डील लागू की? यानी कि वह कौन सा अमेरिकी राष्ट्रपति था जिसने न्यू डील लागू की? बताइए 9वां का कौन सा ऑप्शन सही होगा? तो ध्यान रखिएगा एफडी रूजवेल्ट। ठीक है, 9वां का बी नंबर ऑप्शन सही होगा। एफडी रूजवेल्ट ने न्यू डील लागू की थी। 9वां का बी नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा। अब चलिए 10वां नंबर क्वेश्चन देखेंगे हम लोग, नेपोलियन संहिता किस वर्ष लागू की गई? बताइए 10वां का कौन सा ऑप्शन सही होगा? नेपोलियन संहिता किस वर्ष लागू की गई? तो ध्यान रखिएगा 10वां का डी नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा कि नेपोलियन संहिता 1804 ईस्वी में लागू किया गया था। 10वां का डी नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। चलिए 11 नंबर क्वेश्चन देखेंगे जो कि बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण क्वेश्चन है कि फ्रैंकफर्ट की संधि कब हुई? ठीक है, बहुत बार हम आपको यह क्वेश्चन बता चुके हैं कि फ्रैंकफर्ट की संधि कब हुई। बताइए 11 का कौन सा ऑप्शन सही होगा? तो ध्यान रखिएगा फ्रैंकफर्ट की संधि 1871 ईस्वी में हुआ था। 11 का डी नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा। फ्रैंकफर्ट की संधि 1871 ईस्वी में। चलिए 12 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि कार्ल मार्क्स का जन्म कहाँ हुआ था? ठीक है, कार्ल मार्क्स का जन्म कहाँ हुआ था? जर्मनी में हुआ कि इंग्लैंड में हुआ कि फ्रांस में हुआ कि पोलैंड में हुआ? बताइए 12 का कौन सा ऑप्शन सही होगा? कार्ल मार्क्स का जन्म कहाँ हुआ था? तो ध्यान रखिएगा कार्ल मार्क्स का जन्म जर्मनी में हुआ था। 12 का ए नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा। अब चलिए 13 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि 1991 में निम्न में से कौन अस्तित्व में आया? बताइए 1991 में निम्न में से कौन अस्तित्व में आया? आप लोग हमें नीचे कमेंट में जरूर बताइएगा। हम अपने मन से इस क्लास को 2 क्लास करते हैं, एक 6:30 बजे से, एक 8 बजे से। क्या आप लोग चाहते हैं कि इसी क्लास में हम लोग 80 या फिर 100 क्वेश्चन को कवर कर लें, या फिर अलग अलग करके 2 क्लास ही रहने दें? आप लोग नीचे कमेंट में सजेशन जरूर दे दीजिएगा, जरूर हमको बता दीजिएगा कि 2 क्लास ही सही है कि एक ही क्लास में 100 क्वेश्चन 80 क्वेश्चन को देख लें, जरूर बता दीजिएगा। तो हम लोग 13 नंबर क्वेश्चन देख रहे थे, 1991 में निम्न में से कौन अस्तित्व में आया? तो ध्यान रखिएगा 1991 में अस्तित्व में आया था नई आर्थिक नीति। ठीक है, 13 का सी नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा। चलिए यहाँ पर देखिए ऑप्शन है WTO। ठीक है, WTO 1995 में अस्तित्व में आया था, लेकिन नई आर्थिक नीति 1991 में अस्तित्व में आ गया था। इसलिए आप लोग ध्यान रखिएगा 1991 में अस्तित्व में नई आर्थिक नीति आया था। 14 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि इन आर्थिक क्रियाओं में कौन प्राथमिक क्षेत्र से संबंधित नहीं है? प्राथमिक क्षेत्र से संबंधित इनमें से कौन नहीं है? मत्स्य पालन की, खनन की, वन की, बैंकिंग। तो यह वाला क्वेश्चन में हम आपको पहले करा चुके हैं कि जो बैंकिंग है वह प्राथमिक क्षेत्र से संबंधित नहीं होता है। इसलिए 14 का बी नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा। चलिए 15 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि जमशेदपुर, दुर्गापुर, भिलाई और सलेम किस उद्योग के केंद्र हैं? यानी कि जमशेदपुर में, दुर्गापुर में, भिलाई में और सलेम में कौन से उद्योग के केंद्र मिलते हैं? सीमेंट उद्योग की, आयरन और स्टील उद्योग की, चीनी उद्योग की, वस्त्र उद्योग? तो ध्यान रखिएगा 15 का सी नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा, आयरन और स्टील उद्योग। यानी कि जमशेदपुर हो गया, दुर्गापुर हो गया, भिलाई हो गया, सलेम हो गया, इन सभी जगहों पर आयरन और स्टील उद्योग बहुत ज़्यादा मिलते हैं। इसलिए 15 का सी नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा। 16 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि प्रति व्यक्ति आय का आशय क्या होता है? ठीक है, प्रति व्यक्ति आय का मतलब क्या होता है? संपूर्ण आय की, राष्ट्रीय आय की, औसत आय की, सीमांत आय? तो आपको हम पहले भी बता चुके हैं कि प्रति व्यक्ति आय का मतलब होता है औसत आय। 16 का बी नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। चलिए 17 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि राष्ट्रीय विकास परिषद का गठन कब हुआ? राष्ट्रीय विकास परिषद का गठन कब हुआ? 17 का कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? तो ध्यान रखिएगा 17 का सी नंबर ऑप्शन सही होगा कि राष्ट्रीय विकास परिषद का गठन 1952 ईस्वी में हुआ था। ठीक है, राष्ट्रीय विकास परिषद का गठन 1952 ईस्वी में हुआ था। चलिए 18 नंबर क्वेश्चन, बांग्लादेश की मुद्रा क्या है? बांग्लादेश की मुद्रा क्या है? जिस प्रकार से भारत में रुपया चलता है, अमेरिका में चलता है डॉलर, उसी प्रकार से बांग्लादेश की मुद्रा क्या है? तो ध्यान रखिएगा बांग्लादेश की मुद्रा टका होता है। 18 का डी नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा, बांग्लादेश की मुद्रा टका होता है। चलिए अब 19वां नंबर क्वेश्चन देखेंगे कि राष्ट्रीय आय का अर्थ क्या होता है? ठीक है, राष्ट्रीय आय का अर्थ क्या होता है? सरकार की आय की, पारिवारिक आय की, सार्वजनिक उपक्रमों की आय की, उत्पादन के साधनों की आय? तो आपको हम पहले भी बता चुके हैं कि राष्ट्रीय आय का अर्थ होता है उत्पादन के साधनों की आय। 19 का डी नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा। अब 20वां नंबर क्वेश्चन देखेंगे कि भारत में उपभोक्ता संरक्षण कानून कब लागू हुआ? बताइए 20 का कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? भारत में उपभोक्ता संरक्षण कानून 1986 ईस्वी में लागू हुआ था। 20 का बी नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक है, ध्यान रखिएगा बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण प्रश्न है।
है कि भारत में उपभोक्ता संरक्षण कानून 1986 ईस्वी में लागू किया गया था। अब चलिए 21वां नंबर क्वेश्चन से हम लोग देखेंगे, भूमि विकास बैंक द्वारा किस प्रकार का ऋण प्रदान किया जाता है। भूमि विकास बैंक के द्वारा किस प्रकार का ऋण प्रदान किया जाता है, अल्पकालीन ऋण कि दीर्घकालीन ऋण कि मध्यकालीन ऋण। तो ध्यान रखिएगा, भूमि विकास बैंक के द्वारा दीर्घकालीन ऋण प्रदान किया जाता है। 21 का सी नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा, भूमि विकास बैंक के द्वारा, आप लोग ध्यान में रखिएगा। चलिए 22वां नंबर क्वेश्चन है कि भारत में किस प्रकार की आर्थिक प्रणाली पाई जाती है। भारत में किस प्रकार की आर्थिक प्रणाली पाई जाती है, यानी कि किस प्रकार की अर्थव्यवस्था भारत में है। तो आप सभी लोगों को पता होगा कि भारत में मिश्रित अर्थव्यवस्था है, इसलिए 22 का सी नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा, भारत में मिश्रित अर्थव्यवस्था है। अब चलिए अगला नंबर क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 23 कि नागा अर्जुन सागर परियोजना संबंधित है। बताइए कौन से नदी से संबंधित है नागा अर्जुन सागर परियोजना। तो आप लोग ध्यान रखिएगा, नागा अर्जुन सागर परियोजना न तो सतलज से, न कावेरी से, न नर्मदा से, बल्कि कृष्णा नदी से संबंधित है। 23 का डी नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा, नागा अर्जुन सागर परियोजना कृष्णा नदी से संबंधित है। चलिए 24 नंबर क्वेश्चन, 26 दिसंबर 2004 को विश्व का कौन सा भाग सुनामी से प्रभावित हुआ था। बताइए 26 दिसंबर 2004 ईस्वी को विश्व का कौन सा भाग सुनामी से प्रभावित हुआ था। तो आप लोग ध्यान रखिएगा कि 26 दिसंबर 2004 को बंगाल की खाड़ी ही प्रभावित हो गया था सुनामी से। 24 का डी नंबर ऑप्शन सही होगा, 26 दिसंबर 2004 को विश्व का कौन सा भाग, तो बंगाल की खाड़ी। चलिए 25 नंबर क्वेश्चन, सामान्य संचार व्यवस्था के बाधित होने का मुख्य कारण क्या है। सामान्य संचार व्यवस्था के बाधित होने का मुख्य कारण क्या है। तो ध्यान रखिएगा, सामान्य संचार व्यवस्था के बाधित होने का मुख्य कारण होता है केबल का टूट जाना। केबल मतलब होता है तार, जो लिंक होता है जुड़ा हुआ वहीं टूट जाता है। तो जब तार ही टूट जाएगा, जब केबल ही टूट जाएगा, तो संचार व्यवस्था ऑटोमेटिक बाधित हो जाएगा। इसलिए संचार व्यवस्था के बाधित होने का मुख्य कारण न तो टावर की ऊंचाई, न टावर की दूरी, इनमें से कोई सही नहीं है, बल्कि केबल का टूट जाना बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। चलिए 26 नंबर क्वेश्चन, बाढ़ क्षति पहुंचाती है। बताइए बाढ़ किस चीज को क्षति पहुंचाती है, फसलों को कि भवनों को कि पशुओं को कि उपयुक्त सभी को। बताइए 26 का कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा। तो ध्यान रखिएगा 26 का डी नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा, बाढ़ से फसल को भी क्षति होता है। देखते होंगे कि जब बाढ़ आता है तो बहुत ज्यादा फसल का नुकसान होता है, भवन भी बहुत सारे गिर जाते हैं। देखते होंगे कि बाढ़ आता है तो बहुमंजिला इमारत को भी गिरा देता है, तो भवन का भी नुकसान होता है। उसके अलावा देखते होंगे कि जो पशु पक्षी होता है उसका भी बहुत ज्यादा नुकसान होता है। तो बाढ़ क्षति में फसल का भी नुकसान होता है, भवन का भी और पशु का भी, यानी कि उपयुक्त सभी इसका सही आंसर हो जाएगा। 27 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि स्वर्णिम चतुर्भुज संबंधित है। स्वर्णिम चतुर्भुज राजमार्ग आप लोग सुने होंगे, तो जैसे ही आ गया स्वर्णिम चतुर्भुज राजमार्ग, इसका मतलब कि सड़क मार्ग से संबंधित है। 27 का बी नंबर ऑप्शन सही होगा, स्वर्णिम चतुर्भुज सड़क मार्ग से संबंधित है। अब चलिए 28वां नंबर क्वेश्चन, बाढ़ के समय लोगों को जाना चाहिए। जब बाढ़ आ जाए क्षेत्र में तो कहाँ जाना चाहिए, गांव के बाहर जाना चाहिए कि खेतों में जाना चाहिए कि उच्च भूमि पर जाना चाहिए कि कहीं नहीं। 28 का कौन सा ऑप्शन सही होगा। तो ध्यान रखिएगा, बाढ़ के समय लोगों को उच्च भूमि पर जाना चाहिए, यानी कि ऊंचे स्थान पर जाना चाहिए जहां की पानी न पहुंच सके, इसलिए 28 का सी नंबर ऑप्शन सही होगा। चलिए 29 नंबर क्वेश्चन कर रहा है कि निम्न में से कौन क्षेत्रीय राजनीतिक दल है। ठीक है, निम्न में से कौन क्षेत्रीय राजनीतिक दल है, मतलब कि 2-4 राज्य में ही बस वो चुनाव लड़ता है। बताइए 29 का कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा। तो ध्यान रखिएगा 29 का सी नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा, जनता दल यूनाइटेड। जो नीतीश कुमार की पार्टी है उसी का नाम है जनता दल, ठीक है, जिसको शॉर्ट में जेडीयू भी बोलते हैं, जनता दल यूनाइटेड। तो ध्यान रखिएगा जनता दल यूनाइटेड ही क्षेत्रीय राजनीतिक दल है। 29 का सी नंबर ऑप्शन सही होगा। 30वां नंबर क्वेश्चन है कि पंचायत के चुनाव कौन करवाता है। पंचायत चुनाव कहने का मतलब कि जो मुखिया, सरपंच, वार्ड सदस्य, पंचायत सचिव, ये सब का चुनाव होता है या कौन करवाता है। केंद्र सरकार करवाता है कि जिला परिषद करवाता है कि राज्य सरकार करवाता है कि राज्य चुनाव आयोग करवाता है। तो ध्यान रखिएगा 30 का सी नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा कि पंचायत के चुनाव राज्य चुनाव आयोग करवाता है। 30 का सी नंबर ऑप्शन सही होगा। अब अगला नंबर क्वेश्चन देखेंगे कि भारत किस राज्य से पंचायती राज्य की शुरुआत हुई, यानी कि भारत के कौन से राज्य से पंचायती राज्य की शुरुआत हुई थी। तो आप लोग ध्यान रखिएगा राजस्थान से, ठीक है, राजस्थान राज्य से ही पंचायती राज सबसे पहले शुरू किया गया था, इसलिए 31 का सही आंसर कौन सा होगा, राजस्थान होगा। चलिए अगला नंबर क्वेश्चन देखेंगे 32 नंबर कि वर्ष 1975 भारतीय राजनीति में किस लिए जाना जाता है। वर्ष 1975 भारतीय राजनीति में किस लिए जाना जाता है। तो ध्यान रखिएगा वर्ष 1975 में देश में आंतरिक आपातकाल लागू हुआ था, इसलिए देश में आंतरिक आपातकाल लागू होने के लिए वर्ष 1975 में भारतीय राजनीति को जाना जाता है। 32 का सी नंबर ऑप्शन सही होगा। वर्ष 1975
1975 देश में आंतरिक आपातकाल लागू होने के लिए जाना जाता है। चलिए अब अगला नंबर क्वेश्चन देखेंगे, ताड़ी विरोधी आंदोलन किस प्रांत से शुरू किया गया। बहुत बार क्वेश्चन को हम रिवाइज करा चुके हैं, इतना बार रिवाइज करा चुके हैं कि आप लोग देखते के साथ समझ गए होंगे कि इसका कौन सा आंसर सही होगा। तो बस आप लोग नीचे हमें बता दीजिए कि इसका कौन सा आंसर सही होगा। ताड़ी विरोधी आंदोलन किस प्रांत से शुरू हुआ, बहुत ही आसान है, आंध्र प्रदेश से शुरू हुआ था। 33 का सी नंबर ऑप्शन सही होगा। 34 नंबर क्वेश्चन है कि धर्म को समुदाय का मुख्य आधार कौन मानता है। बताइए, धर्म को समुदाय का मुख्य आधार कौन मानता है, सांप्रदायिक की धर्मनिरपेक्ष की नारीवादी की जातिवादी। बताइए 34 का कौन सा ऑप्शन सही होगा। तो ध्यान रखिएगा, धर्म को समुदाय का मुख्य आधार सांप्रदायिक मानता है, 34 का ए नंबर ऑप्शन सही होगा। अब अगला नंबर 35 नंबर देख लेंगे, सत्ता में साझेदारी सही है क्योंकि, सत्ता में साझेदारी सही है क्योंकि विभिन्न समुदायों के बीच टकराव कम होती है। देखिए इस वाले क्वेश्चन को आप थोड़ा समझिएगा। सत्ता में साझेदारी कहने का मतलब होता है कि जैसे देखिए अभी जेडीयू बीजेपी ये सब आपस में मिला हुआ है, तो इसलिए मिला हुआ है क्योंकि विभिन्न समुदाय के लोग समाज में रहते हैं। देखते होंगे विभिन्न जाति पाति के लोग रहते हैं, तो सभी जाति वाले क्या करते हैं कि सब मिल करके एक पार्टी बना लेता है। इससे क्या होता है कि सब जाति में टकराव कम होता है, सबको लगता है कि हमारा ही आदमी सरकार में है। इसलिए क्या होता है कि विभिन्न समुदायों के बीच टकराव कम हो जाता है, इसलिए सत्ता में साझेदारी किया जाता है। 35 का डी नंबर ऑप्शन सही होगा। अब 36 नंबर क्वेश्चन हम लोग देख लेंगे, नेपाल में सप्तदलीय गठबंधन का मुख्य उद्देश्य क्या है। नेपाल में सप्तदलीय गठबंधन जो हुआ उसका मुख्य उद्देश्य क्या है। तो उसका मुख्य उद्देश्य है नेपाल में लोकतंत्र की स्थापना करना। 36 का बी नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा। नेपाल में सप्तदलीय गठबंधन का मुख्य उद्देश्य लोकतंत्र की स्थापना करना है। चलिए अब 37 नंबर क्वेश्चन देख लेंगे कि भारत के इन राज्यों में कौन कोयले का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य है। यानी कि भारत में कोयले का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य इन चारों में से कौन है। तो ध्यान रखिएगा, सबसे पहले नंबर पर सबसे बड़ा उत्पादक राज्य छत्तीसगढ़ है, उसके बाद दूसरे नंबर पर उड़ीसा आता है और उसके बाद झारखंड का स्थान आता है। तो ध्यान रखिएगा 37 का सही आंसर कौन सा होगा, छत्तीसगढ़ हो जाएगा। भारत के इन राज्यों में कौन कोयले का सबसे बड़ा उत्पादक है, तो छत्तीसगढ़ हो जाएगा। अब चलिए 38 नंबर क्वेश्चन, सौर ऊर्जा के उत्पादन के लिए सर्वाधिक उपयुक्त राज्य कौन है। बताइए, सौर ऊर्जा के उत्पादन के लिए सर्वाधिक उपयुक्त राज्य कौन है। आपको पहले भी हम करवा चुके हैं, तो ध्यान रखिएगा, सौर ऊर्जा के उत्पादन के लिए सबसे उपयुक्त राज्य राजस्थान है। 38 का सी नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा। सौर ऊर्जा के उत्पादन के लिए सर्वाधिक उपयुक्त राज्य राजस्थान है। 39 नंबर क्वेश्चन है कि बिहार की पहली नदी घाटी परियोजना कौन है। बिहार की पहली नदी घाटी परियोजना कौन है। बताइए, गंडक नदी घाटी परियोजना की, कोसी नदी घाटी परियोजना की, बागमती की, सोन नदी घाटी परियोजना। बताइए 39 का कौन सा ऑप्शन सही होगा। तो आप लोग को ध्यान रखना चाहिए, बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण क्वेश्चन है कि बिहार की पहली नदी घाटी परियोजना कोसी नदी घाटी परियोजना है। 39 का बी नंबर ऑप्शन सही होगा। पहली नदी घाटी परियोजना तो कोसी नदी घाटी परियोजना। अब 40 नंबर क्वेश्चन देखेंगे, जो इस क्लास का लास्ट क्वेश्चन होगा, सुंदरबन टाइगर रिजर्व कहाँ है। सुंदरबन टाइगर रिजर्व कहाँ है, बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। बताइए सुंदरबन टाइगर रिजर्व कहाँ है। तो ध्यान रखिएगा, सुंदरबन टाइगर रिजर्व पश्चिम बंगाल में है। 40 का ए नंबर ऑप्शन सही होगा। सुंदरबन टाइगर रिजर्व कहाँ है, तो पश्चिम बंगाल में है। हाँ, तो चलिए हम लोग इस वीडियो में 40 नंबर क्वेश्चन तक ही देखेंगे, लेकिन इसके आगे 80 नंबर क्वेश्चन तक है, क्योंकि जान रहे हैं कि आप लोग सोशल साइंस में कुल 80 क्वेश्चन रहता है ऑब्जेक्टिव में। तो इसके आगे जो क्वेश्चन बच गया 41 नंबर से लेकर के 80 नंबर क्वेश्चन तक, हम लोग अभी के 1.5 घंटे बाद यानी कि 8 बजे से इसका क्लास चलेगा। इसमें आप लोग जरूर अटेंड हो जाइएगा। उसमें हम आपको इस पूरे मॉडल सेट को खत्म करा देंगे बहुत ही अच्छे तरीके से। तो आप लोग जरूर 8 बजे वाला क्लास अटेंड कर लीजिएगा। और डेली अब 2 क्लास मॉडल सेट का होगा, जिसमें पहला क्लास 6:30 बजे और दूसरा 8 बजे से शुरू होगा, यानी कि अभी के 1-1.5 घंटे के बाद। तो आप लोग 8 बजे जरूर मेरे साथ जुड़ जाइएगा। और उसके अलावा सुबह में ऑनलाइन जो टेस्ट होता है उसमें भी आप लोग जरूर हिस्सा ले लीजिएगा। और उसके अलावा दोपहर में भी एक क्लास चलता है 1 बजे, उसमें भी आप लोग अटेंड कर लीजिएगा। तो चलिए, बहुत सारे लोग पूछते रहते हैं कि सर लाइव क्लास का टाइम टेबल क्या है, तो सभी लोग जान जाइए कि लाइव क्लास का टाइम टेबल क्या है। तो चलिए आप लोग नीचे कमेंट में बताइए कि आपका कितना क्वेश्चन का आंसर सही हुआ। हम आशा करते हैं कि 40 में 40 सही हुआ होगा, 40 में एक भी क्वेश्चन का आंसर गलत नहीं हुआ होगा, क्योंकि सारे क्वेश्चन हम आपको ऑलरेडी पहले बता चुके हैं। तो आप लोग ईमानदारी से नीचे बताइए कि कितना क्वेश्चन का आंसर सही हुआ। और यदि आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को अधिक से अधिक लाइक कर दीजिए, अपने दोस्तों के बीच अधिक से अधिक शेयर कर दीजिए। और जो भी स्टूडेंट चैनल पर नए हैं, पहली बार वीडियो देख रहे हैं, चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि आगे के भी सभी वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। तो चलिए फिर मिलेंगे हम आपसे अगले क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद, धन्यवाद।